एक नया वीडियो लेके जो कि होने वाला है मीटिंग शेड्यूलर के लो लेवल डिज़ाइन पर। और ये हमेशा से एवरग्रीन और रहा है, क्योंकि ये मेरे से 2023 में भी पूछा गया था ऊबर में, और अभी 2025 में पूछा गया है फ्लिपकार्ट में। तो ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर ने दोनों बार ऐसे प्रेजेंट किया था, डिज़ाइन और मीटिंग शेड्यूलर, और कुछ नहीं बताया था मेरे को। तो ये सब जो रिक्वायरमेंट आप देख रहे हो ना, ये आपको क्लेरिफाई करनी होंगी, ठीक है। तो वो बोलेगा डिज़ाइन और मीटिंग शेड्यूलर, तो क्या होगा, यूज़र कैन बुक अ मीटिंग रूम, वो एक स्टार्ट टाइम देगा, एक एंड टाइम देगा। अगर रूम अवेलेबल होगा बुक हो जाएगा, नहीं अवेलेबल होगा तो उसी मोमेंट में पता लग जाएगा कि रूम पहले से भरा हुआ है इस टाइम स्लॉट पे। दूसरा क्या है, जितने भी लोगों को आप मीटिंग के लिए इनवाइट करोगे उन सबको नोटिफिकेशन जाना चाहिए कि इस रूम पे मीटिंग है, बुक हो गया है आपके लिए इस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में, ठीक है। जितनी भी मीटिंग शेड्यूल हुई हैं उन सब का यहाँ पे हिस्ट्री स्टोर आपको कराना पड़ेगा। यूज़र कैन सी ऑल द अवेलेबल मीटिंग रूम फॉर अ पर्टिकुलर टाइम स्लॉट, ठीक है। तो हर यूज़र को पता होना चाहिए कि इस टाइम स्लॉट पे कितने मीटिंग रूम अवेलेबल हैं, ठीक है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये तो चलो ठीक है, ऑन द वे भी यूज़र कुछ कुछ रिक्वायरमेंट ला सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा आप लोगों के ऑफिस में सारे मीटिंग रूम एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ मीटिंग रूम में टीवी रहता है, कुछ मीटिंग रूम में वाइट बोर्ड रहता है, कुछ मीटिंग रूम में कुछ नहीं, बस एक कुर्सी दो चार चेयर रहती है। तो ये सब जो है ना, कि टीवी हो, वाइट बोर्ड हो, ये सब एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है जो रन टाइम पे आ सकती हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि पूरी टीम 15 लोगों की टीम है और हमको कोई प्रेजेंटेशन देनी है, आधे लोग उसमें ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं, तो जो मैं मीटिंग प्रेजेंट करूँगा वो ऑनलाइन वालों को भी दिखनी चाहिए ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो मेरी रिक्वायरमेंट होगी कि यार ऐसा रूम मिले, मतलब जो भी रूम मैं बुक कर रहा हूँ उसमें स्टाफ आके टीवी भी लगा दे, वाइट बोर्ड भी लगा दे। तो ये सब रन टाइम की रिक्वायरमेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि टीवी और वाइट बोर्ड ये रूम की प्रॉपर्टी नहीं है। रूम तो सारी, जैसे आपने भी देखा होगा, आप रूम बुक करते हो कई सारे, तो स्टाफ आके वहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट जो एक्स्ट्रा आप लगाते हो वो वहाँ पे सेट कर देता है, ठीक है। जैसे वाइट बोर्ड लगा देगा, एक्स्ट्रा चेयर डाल देगा, ठीक है। तो ये रूम की क्वालिटी नहीं है, ये रन टाइम पे आप डिसाइड करोगे। तो मैं इसको कोड में कैसे सिमुलेट करूँगा कि बस एपीआईज होंगी, उनको आप कॉल कर दोगे तो स्टाफ आके आपकी ये एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट ला देगा। तो चलो यार, सबसे पहले सोच के देखते हैं कि मीटिंग शेड्यूलर बनाने के लिए एंटिटी क्लासेस। देखो, लो लेवल डिज़ाइन इंटरव्यू में ना बहुत ज़्यादा कोड पे फोकस नहीं होता है, फोकस इस पे होता है कि अगर हम इसको सिचुएशन देंगे तो ये सोच पाएगा कि उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि एंटिटी क्लासेस सोचना। तो सबसे पहले तो यूज़र नाम की एंटिटी होगी, ठीक है, क्योंकि यूज़र की खुद की आइडेंटिटी या नाम है, आईडी है जो बुक करेगा मीटिंग रूम को। फिर मीटिंग रूम की भी कुछ आईडीज़ होंगी, है ना, तो मीटिंग रूम नाम की एक आईडी हो गई। अब बुकिंग जो है ना, वो यहाँ पे ऐसे आपको लगेगा कि बुकिंग कोई एंटिटी थोड़ी है, लेकिन हमने यहाँ पे बोला हुआ है कि यूज़र शुड, मतलब हिस्ट्री स्टोर करानी है जितनी भी मीटिंग शेड्यूल हुई है, मतलब जितनी रूम बुक हुए हैं उन सबकी हिस्ट्री। तो इस वजह से बुकिंग को हम लोग यहाँ पे एंटिटी की तरह ले रहे हैं। क्योंकि हिस्ट्री में आपको देखोगे तो बुकिंग बहुत सारी होंगी, कोई भी एक पर्टिकुलर बुकिंग उठा के आप देख सकोगे कि किसने बुक किया था, कितने टाइम के लिए बुक किया था, कितने पार्टिसिपेंट थे, ठीक है। अब कैलेंडर जो है ना, ये देखो लो लेवल डिज़ाइन के इंटरव्यू में आपको वन लाइनर स्टेटमेंट मिलता है, उसमें आपको स्कोप डिफाइन करना होता है। तो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मत बोलो। तो ये कैलेंडर जो है ना वो ऑप्शनल है, आप बोल भी सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो। तो मैं चलो आपको कैलेंडर का एग्जांपल दे देता हूँ कि चलो, मतलब मान के चलते हैं कि कैलेंडर भी आपको चाहिए जो डेट टाइम ट्रैक करेगा, ठीक है। वैसे आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा ऊपर रिक्वायरमेंट की, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको नोटिफिकेशन जानी चाहिए जब भी उनको लेके कोई रूम बुक किया गया। जैसे आपने रूम बुक किया, 10 पार्टिसिपेंट हैं उसमें मीटिंग में, तो 10 को नोटिफिकेशन जाए, और ये हिस्ट्री रिकॉर्ड ऊपर था ही। अब आते हैं फंक्शंस पे। मेरा जो लो लेवल डिज़ाइन का इंटरव्यू है कि हाउ टू अप्रोच एनी लो लेवल डिज़ाइन इंटरव्यू, उसमें मैंने कुछ स्टेप्स दिए हैं। उसमें पहला स्टेप्स था एंटिटी सोचना, दूसरा स्टेप्स था फंक्शन सोचना। फंक्शंस क्या होते हैं, जो एंटिटीज़ पर ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो रूम बुक करना है वो एक फंक्शन हो जाएगा। उसमें ये सब अभी फोकस मत करो कि क्या स्टार्ट टाइम है, एंड टाइम है, वो सब बाद में देखेंगे। अभी ये देखो कि फंक्शंस होंगे क्या, फंक्शनैलिटी सिस्टम की क्या है, ठीक है। रूम बुक करना एक फंक्शनैलिटी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अवेलेबिलिटी चेक करना एक फंक्शनैलिटी है, ऊपर रिक्वायरमेंट में दिया हुआ है, यहाँ पे देखो, इस मोमेंट पे चेक करना है कि रूम अवेलेबल है कि नहीं, नहीं तो भेज देना है कि रूम अवेलेबल नहीं है, अगर नहीं अवेलेबल है तो, ठीक है। ये देखो, ये भी है यूज़र कैन सी ऑल अवेलेबल मीटिंग रूम, ठीक है।
तो चेक अवेलेबिलिटी वाला फंक्शन हो गया। उसके बाद एक सेंड नोटिफिकेशन फंक्शन को कॉल होगा पार्टिसिपेंट को नोटिफिकेशन भिजवाने का। स्टोर मीटिंग हिस्ट्री, जब भी बुकिंग होगी तो हिस्ट्री में उसको उसी टाइम पे डाल देंगे ताकि कोई भी आगे देख सके कि हाँ ये रूम पास्ट में इतने लोगों ने बुक किया है। ऐसे समझ लो कि कोई गया मीटिंग रूम पे कुछ प्रॉब्लम कर दी, तोड़ फाड़ कर दी, तो हिस्ट्री होनी चाहिए ना किसने कब बुक किया था। ठीक है। और गेट अवेलेबल रूम है कि यूज़र ने बोला कि यार इस टाइम पे मुझे शेड्यूल करना है, जितने भी रूम अवेलेबल हैं दिखा दो। अब इसमें से थर्ड स्टेप था मेरे वीडियो में, हाउ टू अप्रोच लो लेवल डिज़ाइन वाले वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वगैरह मिल जाएंगे, मेरी चैनल प्लेलिस्ट में आपको पूरी डिज़ाइन पैटर्न की लिस्ट भी मिल जाएगी और रियल इंटरव्यू क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। 2 अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बनाई है। तो वो डिज़ाइन पैटर्न की लिस्ट में से ये पर्टिकुलर डिज़ाइन पैटर्न ज़रूर देखना। पहला है सिंगलटन। ठीक है। सिंगलटन यूज़ तब किया जाता है जब आपका कोई भी फंक्शन हो वो किसी ऐसी डेटा मेंबर पे ऑपरेट कर रहा हो जो शेयर्ड स्टेट में हो। तो वहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि शेयर्ड स्टेट क्या होती है। ठीक है। या फिर ये जो मेंबर फंक्शन है वो जिस भी क्लास में आप रखोगे, किसी ना किसी क्लास में तो रखोगे ही इस फंक्शंस को, मल्टीपल यूज़र इस फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं उस क्लास के थ्रू। ठीक है। तो हर यूज़र के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेगा, उससे ऑब्जेक्ट एक्सप्लोजन की प्रॉब्लम आती है। ठीक है। उसको उन दोनों ऑब्जेक्ट एक्सप्लोजन को सॉल्व करने के लिए और जब भी शेयर्ड स्टेट में कोई फंक्शन ऑपरेट कर रहा हो उसके लिए सिंगलटन यूज़ करते हैं। मैं नीचे कोड में आपको एक बार फिर से ओवरव्यू दे दूंगा कि अगर सिंगलटन यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा। ठीक है। तो सिंगलटन में क्या क्या आएंगे, पहले बुकिंग मैनेजर आएंगे, क्योंकि जो बुकिंग मैनेजर क्लास होगी ना उसी के पास एक लिस्ट होगी बुकिंग्स की, कि मतलब इतने सारे रूम अवेलेबल हैं और ये जो रूम अवेलेबल है मल्टीपल यूज़र आएंगे, उन रूम्स में से किसी एक रूम को बुक करना चाहेंगे। तो होगा क्या कि मान लो 10 रूम आपके पास अवेलेबल हैं और बुकिंग मैनेजर क्लास है। अब मान लो 5 अलग अलग यूज़र आए बुकिंग मैनेजर क्लास के थ्रू, वो लोग रूम बुक करना चाहते हैं। अब अगर मान लो आप 5 अलग अलग ऑब्जेक्ट बना दोगे इस क्लास के, तो पांचों ऑब्जेक्ट के खुद के लिस्ट होंगी अवेलेबल रूम्स की। तो हो सकता है कि पहला जो ऑब्जेक्ट है उसमें 10 रूम की लिस्ट है, उसमें से आपने पहला रूम बुक कर दिया। अब जो दूसरा यूज़र आएगा दूसरे ऑब्जेक्ट में उसको तो अलग लिस्ट दिखेगी, मतलब उसको ये नहीं दिखेगा ना कि पहला रूम ऑलरेडी बुक हो चुका है। चलो एक्सेली ड्रॉ में मैं बता देता हूँ आपको सिंगलटन के फ़ायदे बता देता हूँ। जैसे मान लो कि ये बुकिंग क्लास है। ठीक है। बुकिंग मैनेजर, इसके पास आपने एक लिस्ट रखी हुई है 10 रूम की। ये पहला रूम, ये दूसरा रूम, ये तीसरा रूम, ये चौथा रूम और ये 5वां रूम। अब मान लो यहाँ पे एक यूज़र आया, सिमिलरली यहाँ पे एक यूज़र आया, सिमिलरली यहाँ पे एक यूज़र आया, यूज़र यूज़र यूज़र, इन तीनों को रूम बुक करने हैं। तो पहला ये यूज़र आया। ठीक है। अब इसी क्लास में एक फंक्शन होगा बुक रूम। ठीक है। ये बुक रूम फंक्शन क्या करता है, ऊपर जो अवेलेबल रूम्स है उनमें से कोई एक रूम बुक करके असाइन कर देगा इस यूज़र को। अब इस बुक रूम फंक्शन को यूज़ करने के आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, है ना। तो एक ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ बनेगा यूज़र 1 के लिए, ऑब्जेक्ट। सिमिलरली जब दूसरा यूज़र आएगा ये वाला, तो यूज़र 2 के लिए एक ऑब्जेक्ट बनेगा, सिमिलरली यूज़र 3 के लिए एक ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है। इन तीनों ऑब्जेक्ट में 5-5 इनकी लिस्ट होगी। ठीक है। ऐसे समझ लो कि ये 5 रूम की लिस्ट होगी। ठीक है। सिमिलरली इसके पास भी 5 रूम की लिस्ट होगी।
सिमिलरली इस वाले के पास भी 5 रूम की लिस्ट होगी। अब सपोज करो कि ये तीनों यूज़र कंकरेंटली आए, ठीक है, तीनों के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट बना, तीनों को दिख रहा है कि पांचों रूम अवेलेबल है। इस वाले यूज़र को पहला रूम मान लो इस बुकिंग रूम फंक्शन ने असाइन कर दिया, अब इस वाले को भी पहला ही रूम असाइन कर दिया, इस वाले को भी पहले ही रूम असाइन कर दिया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तीनों को सेम टाइम पे मान लो तीनों का स्लॉट सेम हुआ, तीनों को सेम ही रूम असाइन हो गए। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं ना, इस क्लास, क्योंकि ये क्लास में एक फंक्शन है जो कि शेयर्ड स्टेट में अप्लाई हो रहा है, इसलिए हम क्लास को सिंगलटन बनाते हैं, ठीक है। तो सिंगलटन बनाने में बस 2 ही स्टेप होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि मेक शेयर्ड स्टेट एज स्टैटिक। तो स्टैटिक से फ़ायदा क्या होता है, यू विल बी एबल टू यूज़, हाँ बेसिकली स्टैटिक जो भी डेटा मेंबर होते हैं, स्टैटिक डेटा मेंबर आर शेयर्ड अक्रॉस ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास। ठीक है, तो यहां से अगर आप असाइन करोगे, इस रूम को बुक करोगे ना, तो आपको जितने भी ऑब्जेक्ट बनाओगे सब में वो रिफ्लेक्ट होकर दिखेगा, ठीक है। ये तो हो गई शेयर स्टेट की प्रॉब्लम। दूसरा क्या होता है सिंगलटन का, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोजन को अवॉइड करने के लिए। सपोज करो कि आपने सिर्फ स्टैटिक बना दिया, मान लो स्टैटिक बना भी दिया इस डेटा मेंबर को, अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे 1 करोड़ यूजर आ जाए, तो उन 1 करोड़ यूजर के लिए आप ऑब्जेक्ट तो बना ही रहे हो ना 1 करोड़, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट तो रन टाइम मेमोरी में आ ही रहे हैं जो हीप मेमोरी आउट ऑफ बाउंड एरर दे देंगे। इस वजह से मेक अ गेट इंस्टेंस फंक्शन which will check if already any object has been created in past। अब ये जो चीज़ है ना, ये मैं आपको कोड में बताऊंगा कि कैसे चेक करते हैं। तो ये 2 स्टेप होते हैं सिंगलटन बनाने के, क्यों यूज़ किया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो पहली क्लास तो बुकिंग मैनेजर हो गई, क्योंकि वो शेयर्ड स्टेट पे ऑपरेट हो रही है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक्सप्लोजन की प्रॉब्लम नहीं आ सकती, क्योंकि भाई कितने ही लोग आपकी एक कंपनी में एक बार में सेम टाइम स्लॉट में, पॉसिबिलिटी बहुत कम है ना, 1000 आ जाएंगे, 10,000 आ जाएंगे, उतना तो आपका सिस्टम ऑब्जेक्ट्स ले ही लेगा। सपोज करो ये ग्लोबल होता कि पूरी दुनिया से लोग सेम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं अपनी अपनी अलग अलग कंपनी के लिए, तब आपको ऑब्जेक्ट एक्सप्लोजन की प्रॉब्लम आ सकती थी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक्सप्लोजन की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, बट शेयर्ड स्टेट की प्रॉब्लम आएगी, इस वजह से सिंगलटन यूज़ करेंगे। दूसरा नोटिफिकेशन सर्विस। तो नोटिफिकेशन सर्विस में भी देखो, आप मान लो 20 लोग आए, 20 लोग नोटिफिकेशन भिजवाना चाहते हैं, क्योंकि उन 20 टीम मैनेजर आए, सबने अपनी अपनी मीटिंग शेड्यूल की और अपनी अपनी टीम के 10-10 लोगों को पार्टिसिपेंट बनाया। तो सेम नोटिफिकेशन सर्विस को यूज़ करेंगे, नोटिफिकेशन सर्विस को सिंगलटन बनाएंगे। क्यों सिंगलटन बनाएंगे, क्योंकि जो नोटिफिकेशन सेंड करने का लॉजिक है ना वो शेयर्ड होगा। बेसिकली नोटिफिकेशन मान लो एसएमएस की भिजवानी है, मान लो ईमेल की भिजवानी है, तो ईमेल भिजवाने का जो फंक्शन होगा वो भी आप किसी क्लास में डालोगे, है ना। सेम फंक्शन को बहुत सारे लोग एक बार में ही यूज़ करना चाहेंगे, इस वजह से नोटिफिकेशन सर्विस क्लास को हम सिंगलटन बनाते हैं। मैं कोड में आपको फिर से बताऊंगा कि नोटिफिकेशन सर्विस क्लास को हम लोग सिंगलटन क्यों बना रहे हैं, ठीक है। तीसरा आ गया स्ट्रेटजी पैटर्न। तो देखो, नोटिफिकेशन भिजवाना एक टास्क है जिसको करने के मल्टीपल तरीके हैं। मल्टीपल तरीके मतलब एसएमएस से भी भिजवा सकते हो, ईमेल से भी भिजवा सकते हो, और एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि चलो कुछ टीमों में स्लैक यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, तो आप स्लैक पे नोटिफिकेशन भिजवाना चाहते हो, ठीक है। तो एक टास्क है जिसको करने के मल्टीपल तरीके हैं, और एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कोई नई तरीका ऐड हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं। स्ट्रेटजी डिज़ाइन पैटर्न का भी मेरा वीडियो जरूर देखना, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा इसको कब क्यों कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो भी टास्क है उसको करने की एक स्ट्रेटजी इंटरफेस बनाते हैं, और जितने तरीके हैं उन तरीकों के लिए कंक्रीट क्लासेस बना देते हैं, ठीक है। अब फैक्ट्री क्लास किस लिए यूज़ करेंगे, देखो यार, जब भी बेस्ड ऑन इफ एल्स लॉजिक हमें डिसाइड, मतलब बेस्ड ऑन सम इफ एल्स लॉजिक हम अलग अलग रिलेटेबल क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये जो इफ एल्स लॉजिक है ना, इसको हम हाइड करना चाहते हैं।
तो हम फैक्ट्री क्लास एक बना देते हैं जिसमें इफ एल्स लॉजिक हाइड कर देते हैं और कंस्ट्रक्टर में ये टाइप वेरिएबल पास कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे रिलेटेबल क्लासेस क्या है, ईमेल से नोटिफिकेशन भिजवाना, स्लैक से नोटिफिकेशन भिजवाना, एसएमएस से नोटिफिकेशन भिजवाना, ये सारी रिलेटेबल है। क्यों रिलेटेबल है? क्योंकि स्ट्रेटेजी पैटर्न के तहत ये लोग एक कॉमन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। नीचे आप कोड में देखोगे तो रिलेटेबल क्लासेस वो होती हैं जो किसी कॉमन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही होती हैं। अब सिस्टम में एक टाइप नाम का वेरिएबल होगा जिसके बेसिस पे आप चेक करोगे कि इफ टाइप इक्वल टू एसएमएस, एसएमएस का नोटिफिकेशन भिजवाना है तो एसएमएस सेंड एसएमएस नोटिफिकेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ। एल्स इफ टाइप डबल इक्वल टू ईमेल है तो ईमेल से भिजवाने का जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो ये इफ एल्स लॉजिक को हाइड करने के लिए हम लोग फैक्ट्री यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला आ गया बिल्डर पैटर्न। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है, ये मतलब इसमें बिल्डर यूज़ क्यों होगा ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको ऊपर क्या बोला था कि जब आप रूम बुक करोगे तो बहुत सारी डायनामिक रिक्वायरमेंट आ सकती हैं। जैसे कि आप चाहते हो कि यार मेरी जो मीटिंग है उसमें 10 लोग तो रूम से करेंगे, 5 लोग ऑनलाइन भी करेंगे, तो मैं कुछ प्रेजेंट करना चाहता हूँ स्लाइड, वो ऑनलाइन वालों को भी दिखे। तो आपको अपने रूम में टीवी चाहिए एक जिसके थ्रू आप प्रेजेंट करोगे, एक स्क्रीन चाहिए। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप वाइट बोर्ड में कुछ बताओगे, वो भी जो लोग घर से ज्वाइन कर रहे हैं ऑनलाइन उनको दिखे। तो रन टाइम पे आप बोल सकते हो कि यार मैं ये रूम बुक कर रहा हूँ, मुझे वाइट बोर्ड भी चाहिए। ठीक है, या आप बोल सकते हो कि मेरे को एसी भी चाहिए, कुछ भी रिक्वायरमेंट हो सकती हैं। तो जब भी आपको रंट एक क्लास है जिसमें कुछ डेटा मेंबर्स हैं जो जिनमें से बहुत सारे ऑप्शनल हैं, जब उस क्लास का बेस ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसमें अब मीटिंग रूम आप बुक करोगे तो टेबल चेयर तो पहले से रहती हैं, बट टीवी वाइट बोर्ड एसी ये पहले से नहीं रहेगा ना। ये रन टाइम पे आप डिसाइड करोगे मुझे टीवी चाहिए, वाइट बोर्ड चाहिए कि एसी चाहिए। तो इसलिए बिल्डर पैटर्न हम लोग यूज़ कर रहे हैं। मेरा बिल्डर पैटर्न का वीडियो भी देखना, वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर हेल नाम की एक चीज़ होती है, उसको अवॉइड करने के लिए बिल्डर पैटर्न यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ बिल्डर पैटर्न क्या होता है, ताकि टाइम सेव हो जाए। तो मेरा बिल्डर पैटर्न का वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, देखना ज़रूर। ठीक है, whenever in a class there are certain data member which are optional, it's not necessary कि उस क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो इन पैरामीटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस केस में हम बिल्डर पैटर्न यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि भाई कोई रूम बुक करोगे तो ज़रूरी नहीं है ना कि उसमें एसी वाइट बोर्ड सारे रूम में चाहिए ही आपको। ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं नीचे मैं कोड में बताऊँगा, ये एग्जाम्पल अभी मत देखो। अब देखो यार, बिल्डर पैटर्न तो हमें सिर्फ इतना बताता है कि इस पर्टिकुलर क्लास का जिसमें बहुत सारे ऑप्शनल डेटा मेंबर हैं, इस पर्टिकुलर क्लास का किसी यूज़र ने ऑब्जेक्ट बनाया तो उस ऑब्जेक्ट में 20 ऑप्शनल पैरामीटर में से 5 इस यूज़र को चाहिए। किसी और यूज़र ने बनाया, उसने बोला कि मुझे कोई और 5 ऑप्शनल डेटा मेंबर चाहिए। तो बिल्डर पैटर्न तो सिर्फ बताता है कि यूज़र ने रिक्वेस्ट किया कि उनको ये 5 ऑप्शनल पैरामीटर चाहिए, बट रन टाइम पे एक्चुअली में जब ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करोगे और वो ऑप्शनल पैरामीटर डालोगे तो उसके लिए डेकोरेटर पैटर्न यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये देखो, डेकोरेटर इज यूज टू डायनेमिकली इनहैंस रूम बुक। मतलब चलो एक यूज़र ने रिक्वेस्ट किया कि मीटिंग रूम मेरे को बनाना है, उसमें मेरे को टीवी और एसी चाहिए, तो उसने तो सिर्फ बताया है ना कि मुझे चाहिए। रन टाइम पे उनको असाइन करने के लिए आपने डेकोरेटर बनाए होंगे, ऐड टीवी, ऐड एसी। तो जो बेस मीटिंग रूम का ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें आप ऐड टीवी डेकोरेट कर दोगे, ऐड वाइट बोर्ड डेकोरेटर पैटर्न के थ्रू डेकोरेट कर दोगे। ठीक है, तो डेकोरेटर पैटर्न का भी मेरा वीडियो देखना, उसमें आपको पता लग जाएगा। तो मैं रिकैप करा दूं, सिंगलटन, स्ट्रैटेजी, फैक्ट्री, डेकोरेटर, बिल्डर, ये पांचों वीडियो देख लो फिर यहाँ पे आना। अब आते हैं नोटिफिकेशन भिजवाने की फंक्शनैलिटी। तो यहाँ पे देखो, जब भी मैं एक मीटिंग रूम बुक करूँगा उसमें कुछ 10-20 यूज़र डालूंगा, है ना, जो पार्टिसिपेंट होंगे उस मीटिंग के, उन सभी को मेरे को नोटिफिकेशन भिजवाना है। तो यहाँ पे मैं ऑब्जर्वर पैटर्न भी यूज़ करूँगा, जिसमें ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सारे मेरे ऑब्जर्वर्स होंगे जो ऑब्जर्व करेंगे कि कोई इवेंट अमिट हुआ है कि नहीं। इवेंट क्या है? मीटिंग का बुक होना। तो ऑब्जर्वर पैटर्न का भी मेरा वीडियो मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में, वो भी ज़रूर देख लेना कि कैसे ऑब्जर्वर पैटर्न को हम लोग इम्प्लीमेंट कराते हैं। ठीक है, तो ये एक क्लास डायग्राम टाइप का मैंने बनाया है। बेसिकली इट्स नॉट अ यूएमएल डायग्राम, इट्स नॉट अ एंटिटी डायग्राम। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि फ्लो कैसा होगा हमारे सिस्टम का।
तो और इसमें ये हो सकता है कुछ कुछ ये एंटिटीज़ मिसिंग भी हो, मैंने बस इंपॉर्टेंट एंटिटीज़ इसमें मतलब इंपॉर्टेंट डेटा मेंबर इसमें डालने हैं ताकि आपको एक फ्लो सिस्टम का समझ में आ जाए कि हाई लेवल पे फ्लो कैसे चलेगा। तो यूज़र नाम की एक एंटिटी क्लास होगी, यूज़र का नाम पता ईमेल होगा, ठीक है। और इन पे ज़्यादा फोकस मत करना कि ये सब क्या है, ये मैं बस एक ऐसे समझ लो कि यूज़र होगा, उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, और वो जो यूज़र है ना वो बुकिंग करना चाहता है, ठीक है। तो बुकिंग की एक एंटिटी होगी जिसमें बुकिंग की आईडी होगी। जैसे आपने एक रूम बुक किया तो एक बुकिंग का ऑब्जेक्ट है जो हिस्ट्री में कभी स्टोर होगा, तो उस बुकिंग की आईडी होनी चाहिए। वो जो बुकिंग हुई है वो कितने टाइम से कितने टाइम तक थी, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेंट्स कितने थे उनकी लिस्ट, और कौन सा रूम बुक हुआ था इस मीटिंग के लिए, ठीक है। और एक नोटिफाई पार्टिसिपेंट फंक्शन होगा जो इन पार्टिसिपेंट्स को नोटिफिकेशन भिजवाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने बोला था बिल्डर पैटर्न हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बिल्डर पैटर्न है ना, इस बिल्डर पैटर्न की मदद से हम लोग बुकिंग करेंगे। तो बहुत सारे ऑप्शनल पैरामीटर्स होंगे बुकिंग क्लास में, जैसे कि टीवी डालना है कि नहीं, वाइट बोर्ड डालना है कि एसी डालना है कि नहीं, ठीक है। तो वो सारे ऑप्शनल पैरामीटर यूज़ होंगे। अब बिल्डर पैटर्न जब भी हम लोग यूज़ करते हैं, मैं कोड में भी आपको बताऊंगा, तो बिल्डर पैटर्न यूज़ करने का बहुत सिंपल तरीका है, मेरी वीडियो में भी आपको मिल जाएगा कि जिस क्लास के लिए आपको बिल्डर पैटर्न बनाना है उसके अंदर एक नेस्टेड क्लास बना दो बिल्डर नाम की, और जितने भी पैरामीटर्स उस क्लास के ऑप्शनल है उन सब के लिए सेटर्स टाइप के बना दो, ठीक है। वो सेटर क्या करेंगे, ट्रू या फॉल्स करेंगे उस पैरामीटर के अगेंस्ट। तो बिल्डर पैटर्न को यूज़ करके जो ऑब्जेक्ट बनेगा ना, उस ऑब्जेक्ट में बहुत सारे ऑप्शनल पैरामीटर्स के आगे ट्रू फॉल्स होगी वैल्यू, तो आपको पता लग जाएगा ये ऑप्शनल पैरामीटर चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। और एक सिंपल सा बिल्ड फंक्शन बना देते हैं उस नेस्टेड क्लास के अंदर। कोड में आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, बट मेरा वीडियो ज़रूर देखना बिल्डर पैटर्न का, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो बिल्डर पैटर्न को यूज़ करके ये बुकिंग रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा। मतलब उस ऑब्जेक्ट में आपको सिर्फ ये पता लगेगा कि ये ऑप्शनल पैरामीटर आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो यार, ये एक मीटिंग रूम एंटिटी होगी, उसमें रूम की आईडी होगी, रूम का नाम होगा, कैपेसिटी होगी 15 20 25 कितने लोग हैं, एक बुक फंक्शन होगा जो इस रूम को बुक कर देगा, ठीक है। और अवेलेबिलिटी बताने के लिए इज अवेलेबल फंक्शन होगा, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, बिल्डर पैटर्न से आपको सिर्फ इतना पता लगता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसमें ऑप्शनल पैरामीटर चाहिए कि नहीं चाहिए, बट एक्चुअली में जब ऑब्जेक्ट क्रिएट आप करोगे तो जो ऑप्शनल पैरामीटर हैं वो आपको डालने पड़ेंगे बिल्डर क्लास के ऑब्जेक्ट में। उनके लिए आप डेकोरेटर यूज़ करते हो, तो उसके लिए ये 3 डेकोरेटर मैंने बनाए हैं, एसी डेकोरेटर, वाइट बोर्ड डेकोरेटर, टीवी डेकोरेटर। तो कोड में आप चेक करोगे कि जो भी बिल्डर क्लास बनेगी ना, बिल्डर क्लास को यूज़ करके ऑब्जेक्ट बनेगा, उस ऑब्जेक्ट के बेसिस पे कौन सा, अगर टीवी डेकोरेटर उस ऑब्जेक्ट में ट्रू होगा तो हम रैप कर देंगे टीवी डेकोरेटर से, ठीक है। वाइट बोर्ड अगर ट्रू होगा तो वाइट बोर्ड डेकोरेटर से फर्दर उसको डेकोरेट कर देंगे। एसी अगर ट्रू होगा तो एसी से फर्दर डेकोरेट कर देंगे। तो सबसे पहले बेस रूम होगा, अगर टीवी ट्रू है तो वो डेकोरेट टीवी से हो जाएगा, वाइट बोर्ड ट्रू है वाइट बोर्ड से डेकोरेट हो जाएगा, एसी ट्रू है तो एसी से डेकोरेट हो जाएगा, ठीक है। कैलेंडर सर्विस ऑप्शनल थी, इसको 1 मिनट के लिए आप छोड़ दो। नोटिफिकेशन सर्विस इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग ऑब्जर्वर पैटर्न यूज़ करेंगे। एक सेंड नोटिफिकेशन फंक्शन होगा, मेरा ऑब्जर्वर पैटर्न का वीडियो ज़रूर देखना, मैंने नोटिफिकेशन भिजवाने का ही वहाँ पे एग्जांपल लिया है। इस कोड में भी आपको नीचे पता लगेगा कि कैसे मैं ऑब्जर्वर पैटर्न को यूज़ करता हूँ। तो फिर से एक बार बता रहा हूँ कि ये सारे वीडियो ज़रूर देखना, तभी आपको ये समझ में आएगा। स्ट्रैटेजी, फैक्ट्री, बिल्डर, डेकोरेटर और ऑब्जर्वर, ये 5 हैं, ठीक है। अब देखो यार, स्टार्ट करते हैं। तो चलो, मीटिंग रूम सबसे पहली एंटिटी ले ली, रूम की आईडी होगी, रूम का नाम होगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कंस्ट्रक्टर है, ये गेटर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं। अब देखो ऑब्जर्वर पैटर्न कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। एक इंटरफेस बनाएंगे ऑब्जर्वर नाम का, जिसके अंदर अपडेट फंक्शन होगा, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा कि इसका यूज़ क्यों है, ठीक है। क्लाइंट कोड पे आपको पता लग पाएगा इसका यूज़ क्यों है। अभी के लिए इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दो। अब मैंने क्या बताया था, स्ट्रेटजी पैटर्न कब यूज़ करते हैं, जब एक काम हो जिसके करने के मल्टीपल तरीके और एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी हो कि नया तरीका ऐड हो सकता है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, काम है हमारा नोटिफिकेशन भिजवाना, जिसको करने के मल्टीपल तरीके हैं, एसएमएस से भिजवाना, पुश से भिजवाना, ईमेल से भिजवाना, और एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि स्लैक से भिजवा सकते हैं। तो उसी के लिए हम लोग स्ट्रेटजी पैटर्न यूज़ करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो काम है उसको करने के लिए एक इंटरफेस बना देते हैं, नोटिफिकेशन स्ट्रेटजी, और एक फंक्शन यहाँ पे सेंड नोटिफिकेशन बना देते हैं।
और जितने तरीके हैं करने के लिए, उन सब के लिए हम लोग कंक्रीट क्लासेस बनाते हैं। जैसे ईमेल भिजवाना एक तरीका है, एसएमएस से भिजवाना एक तरीका है, पुश से भिजवाना एक तरीका है। तो ये 3 मैंने कंक्रीट क्लास बनाई, तीनों में नोटिफिकेशन स्ट्रेटजी नाम का इंटरफेस इंप्लीमेंट करा दिया। और जब इंटरफेस इंप्लीमेंट कराते हो तो इस फंक्शन को आपको ओवरराइड कराना पड़ता है ना, ये इंटरफेस का जो फंक्शन है उसको ओवरराइड कराना पड़ता है। तो वहाँ पे मैंने ओवरराइड कराया। ओवरराइड क्यों कराया? क्योंकि भाई ऐसा हो सकता है ना कि ईमेल से भिजवाने का अलग तरीका है। सपोज करो ईमेल से आप भिजवाते हो तो S3 में जो पूरा ईमेल की बॉडी बनती है, टू फ्रॉम CC BCC, वो आप S3 में स्टोर कराते हो सकता है एसएमएस से भिजवाना हो तो आप डायनेमो में स्टोर कराते हो सकता है पुश नोटिफिकेशन से भिजवाना हो तो कहीं और वेक्टर डीबी में स्टोर कराते हो। तीनों ने अपने अपने फंक्शन यहाँ पे ओवरराइड कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, पार्टिसिपेंट नाम की क्लास है। पार्टिसिपेंट मतलब जो लोग मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। मैनेजर आएगा, मीटिंग शेड्यूल करेगा, तो जिन डेवलपरों को या टीम लीड्स को भरेगा वो सब पार्टिसिपेंट है। तो इन्हीं पार्टिसिपेंट को हमको मेल भिजवाना होगा कि आपकी मीटिंग शेड्यूल हुई है ना। तो ऊपर मैंने आपको दिखाया था ऑब्जर्वर नाम का एक इंटरफेस बना था, ठीक है। ये देखो, उसमें एक अपडेट फंक्शन था। अब आपको समझ में आएगा कि इंटरफेस क्यों बनाया था। तो अब चलो, मैं आप सब लोग पार्टिसिपेंट हैं, उनका कुछ नेम होगा, ठीक है। अब उन पार्टिसिपेंटों को कैसे भिजवाना है नोटिफिकेशन। सपोज करो कि यार किसी बंदे ने बोला कि यार मेरा लैपटॉप थोड़ा ख़राब है, या फिर मेरे लैपटॉप में आउटलुक सही से चल नहीं रहा है, तो मुझे ईमेल मत भिजवाया करो, मुझे एसएमएस भिजवाया करो मोबाइल पे। या फिर किसी दूसरे यूज़र ने बोला कि अरे यार मेरे पे आउटलुक का लाइसेंस ख़त्म हो गया था, तो मैंने स्लैक डाउनलोड कर लिया, मुझे स्लैक से भिजवाना है। तो हर एक पार्टिसिपेंट की अलग अलग स्ट्रैटेजी होगी नोटिफिकेशन भिजवाने की, ठीक है। तो उस स्ट्रैटेजी का हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टोर करके रखा है। हमने यहाँ पे देखो न्यू कीवर्ड यूज़ करके नहीं किया है। हम ऐसा भी कर सकते थे ना कि यार पर्टिकुलर यूज़र ने बोला कि मेरा कुछ प्रॉब्लम आ रही है ईमेल पे, मुझे एसएमएस से नोटिफिकेशन भेजाओ, तो हम लोग यहाँ पे बोलते प्राइवेट नोटिफिकेशन स्ट्रैटेजी इक्वल टू न्यू, एक मिनट, ये रहा। हम लोग यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे, प्राइवेट नोटिफिकेशन स्ट्रैटेजी इक्वल टू स्ट्रैटेजी, और फिर एक कंस्ट्रक्टर पे स्ट्रैटेजी भिजवाने की जगह हम ऐसा करते, दिस डॉट स्ट्रैटेजी इक्वल टू न्यू और ईमेल, न्यू एसएमएस नोटिफिकेशन स्ट्रैटेजी। इससे प्रॉब्लम क्या होती, कल को वो यूज़र बोलता कि चलो यार अब मेरा आउटलुक सही से काम करने लगा है, अब मेरे को एसएमएस नहीं आउटलुक पे भिजवाया करो, तो फिर से यहाँ पे हमें आके चेंज कराना पड़ता न्यू ईमेल नोटिफिकेशन स्ट्रैटेजी, जो ओपन क्लोज प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। तो इस वजह से उस यूज़र की जो भी स्ट्रैटेजी है ना, वो हम कंस्ट्रक्टर में पास कर देते हैं। और आप देखोगे आगे कोड में कि क्लाइंट की तरफ से ये यूज़ हो रहा है, तो आपको इस क्लास में कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद गेट नेम फंक्शन तो नॉर्मल गेटर हो गया। अब देखो इंटरफेस जो मैंने इंप्लीमेंट कराया था ऑब्जर्वर का, उसमें एक अपडेट फंक्शन था, उसको हमने यहाँ पे ओवरराइड कराया, ठीक है। अब नोटिफिकेशन अलग अलग तरीके से भिजवाते हैं, लेकिन सब में कुछ मैसेज ही भिजवाना होगा आपको, ठीक है। तो जो भी स्ट्रेटजी उस यूज़र की है, ठीक है, उस स्ट्रेटजी का सेंड नोटिफिकेशन फंक्शन यूज़ कर लो। ईमेल में भी आपने ऊपर देखा था कि सेंड नोटिफिकेशन फंक्शन है, स्लैक में भी है, और ईमेल में भी है, एसएमएस में भी है, पुश में भी है। तो जो भी यूज़र की स्ट्रेटजी है उसका सेंड मैसेज फंक्शन कॉल कर दो, सेंड नोटिफिकेशन फंक्शन, उसमें मैसेज पास कर दो, ठीक है। अब आते हैं बुकिंग। मैंने आपको बताया था बुकिंग भी एक एंटिटी होगी। बुकिंग को एंटिटी की तरह इसलिए यूज़ करा देते हैं क्योंकि ऊपर रिक्वायरमेंट ये थी कि हिस्ट्री हमें स्टोर करानी है। तो अब बुकिंग क्लास में किस रूम के लिए बुक हुई है, मतलब ये जो बुकिंग थी वो किस रूम के लिए थी, वो रूम यहाँ पे हम लोग रखेंगे, ठीक है। क्या स्टार्ट टाइम एंड टाइम था वो है, कितने पार्टिसिपेंट थे उनकी लिस्ट है, और ये फीचर्स है। अभी जो फीचर्स है ना, ये वही रन टाइम फीचर है कि टीवी डेकोरेटर, एसी डेकोरेटर की वाइट बोर्ड डेकोरेटर, ठीक है। हर बुकिंग का अलग अलग हो सकता है ना। पर्टिकुलर बुकिंग की थी इस रूम के लिए, तो वहाँ मैंने एसी वाइट बोर्ड मांगा था, किसी और बुकिंग में हमने एसी और टीवी मांगा था, किसी में टीवी और वाइट बोर्ड मांगा था। तो बुकिंग से आपको पता लग जाएगा क्या एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट थी। ऐसे समझ लो कि फ्यूचर में आपको चार्ज करना होगा हर बुकिंग के लिए, तो वहाँ देख सकते हो कि एक्स्ट्रा फीचर क्या मांगे थे। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, हाँ अब देखो मैंने ऊपर आपको क्या बताया था कि बुकिंग क्लास में ऑप्शनल पैरामीटर्स थे। ऑप्शनल पैरामीटर्स ऐसे कि पर्टिकुलर बुकिंग में किसी में आपने सिर्फ टीवी मांगा, किसी में टीवी एसी दोनों मांगा, किसी में एसी मांगा और वाइट बोर्ड मांगा। तो बिल्डर पैटर्न हम लोग यूज़ करने वाले थे उस क्लास के लिए।
तो अब यही वो क्लास है जिसमें बिल्डर पैटर्न यूज़ कर रहे हैं। तो बिल्डर पैटर्न का मेरा वीडियो देखना, उसमें मैंने बताया था कि जिस भी क्लास के लिए आपको बिल्डर यूज़ करना है, सिंपली उसके अंदर एक नेस्टेड क्लास बना दो बिल्डर नाम की, ठीक है। नेस्टेड क्लास है ये बिल्डर नाम की, और इसको स्टैटिक बनाना है। स्टैटिक किस लिए बनाना, ताकि बिना इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए भी आप इस अंदर वाली नेस्टेड क्लास को यूज़ कर सको, ठीक है। तो ये क्लास थी, उसके लिए मैंने एक बिल्डर का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। और जो जो भी पैरामीटर थे वो सारे पैरामीटर यहाँ पे डाले, ठीक है। और ये जो ऑप्शनल थे उन सबको बूलियन बना दिया, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, जो भी ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं उन सब के लिए यहाँ पे ऐड करने वाले फंक्शंस बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये टीवी रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक ये रिक्वायर्ड टीवी फंक्शन बनाया, ठीक है। ये सिंपली दिस डॉट टीवी रिक्वायर्ड को ट्रू कर देता है और रिटर्न दिस करता है। अब जब मैं क्लाइंट में यूज़ करूँगा ना इस कोड को, तो आपको पता लगेगा कि कैसे ये बिल्डर ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। तो मैं क्लाइंट कोड में कुछ नहीं करूँगा, मैं ऐसा जब भी मेरे को बुकिंग कोई करनी होगी तो मैं इस तरह से बुकिंग का ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊँगा और उसमें पैरामीटर नहीं पास करूँगा। मैं करूँगा न्यू बुकिंग डॉट बिल्डर, ठीक है। उसके बाद जो जो भी पैरामीटर डालने हैं मेरे को, ऐड टीवी, ठीक है, ये कॉल कर दूंगा। ऐड टीवी जब कॉल करोगे तो ये जो बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, उसके अंदर टीवी ट्रू हो जाएगा और फिर से आपको एक ऑब्जेक्ट ही रिटर्न होगा। ये देखो, जब भी हम रिक्वायर टीवी फंक्शन कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे रिक्वायर टीवी फंक्शन, तो ये क्या कर रहा है, टीवी को ट्रू करके उसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दे रहा है। तो इसका मतलब ये भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट ही है अभी, ठीक है। फिर से हम लोग उस पर रिक्वायर एसी कॉल कर देंगे, ठीक है। टीवी पहले ट्रू हो रहा था, रिक्वायर एसी फंक्शन अब एसी को ट्रू कर देगा और फिर से एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा, रिटर्न दिस, है ना। तो मतलब जिस ऑब्जेक्ट को यूज करके आपने रिक्वायर्ड एसी कॉल किया था वही ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। तो उस ऑब्जेक्ट में टीवी पहले ही ट्रू हो चुका था, एसी पहले ट्रू हो चुका था, व्हाइट बोर्ड चाहिए तो रिक्वायर व्हाइट बोर्ड लगा देंगे। ये आगे आप कोड में देखोगे कि बिल्डर कैसे यूज किया जाता है इसी वीडियो में। और सब कुछ जब आपका ऐड हो जाएगा तो आखिरी में बिल्ड फंक्शन कॉल करोगे। अब ये जो बिल्ड फंक्शन कॉल होता है ना, इसमें भी बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट जाता है कंस्ट्रक्टर में, लेकिन उस बिल्डर ऑब्जेक्ट को यूज करके जो एक्चुअल क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट बन के रिटर्न हो जाता है। तो ये पूरा जब खत्म हो जाएगा, अगर यहाँ डॉट बिल्ड फंक्शन आपने कॉल किया है तो फाइनल जो आपको रिजल्ट आएगा वो बुकिंग क्लास का ऑब्जेक्ट ही होगा। लेकिन अगर आप ये बिल्ड फंक्शन लगाना भूल गए तो आपको फिर ये बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा। यहाँ पे कोड में देखोगे आप। तो मेरा बिल्डर डिजाइन पैटर्न का वीडियो जरूर देखना, वरना कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, बुकिंग क्लास है, बिल्डर अगर उसमें यूज करना है तो एक बिल्डर क्लास बना दो, उस बिल्डर क्लास के अंदर जितने भी पैरामीटर हैं उन सब के लिए ऐड पार्टिसिपेंट, रिक्वायर टीवी, रिक्वायर व्हाइट बोर्ड, ऐसे करके फंक्शंस बना दो। ये फंक्शंस करते क्या हैं, जो एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न करने से पहले ट्रू कर देते हैं रिक्वायरमेंट को, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो आप देख रहे हो कि ऐड पार्टिसिपेंट जो है उसको भी मैंने बिल्डर क्लास के अंदर डाला है। क्यों? क्योंकि रन टाइम पे आप पार्टिसिपेंट ऐड करोगे ना एक एक करके बुकिंग बनाते टाइम, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि मतलब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले आपने 10 लोगों की लिस्ट खोल के रख ली और सीधा उन लिस्ट को पास किया कंस्ट्रक्टर में और मीटिंग बुक हो गई उन 10 पार्टिसिपेंट के लिए। बट मैंने यहाँ पे रन टाइम फंक्शनैलिटी दी है कि एक एक करके आप पार्टिसिपेंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। पहला पार्टिसिपेंट ऐड किया, दूसरा पार्टिसिपेंट ऐड किया, तीसरा ऐड कर रहे थे, लेकिन आपको ध्यान आया अरे ये तो एब्सेंट है, तो आपने उसको ऐड नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट एडिशन भी डायनेमिक हो गया, कितनी मस्त चीज़ है ये। अब आते हैं डेकोरेटर पैटर्न पे। तो डेकोरेटर पैटर्न मैंने आपको क्या बताया था, बिल्डर ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना बताता है कि जब भी आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये ऑप्शनल पैरामीटर ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे, चाहिए कि नहीं चाहिए। बट एक्चुअल में बनाते टाइम ऑब्जेक्ट उसको डेकोरेटर पैटर्न के थ्रू असाइन करोगे ऑप्शनल पैरामीटर्स। जैसे बिल्डर ऑब्जेक्ट ने आपको बोला कि टीवी ट्रू है, एसी ट्रू है, तो डेकोरेटर पैटर्न की मदद से एक्चुअली में आप टीवी से डेकोरेट करोगे या एसी से डेकोरेट करोगे रूम को। तो डेकोरेटर पैटर्न का भी वीडियो ज़रूर देखना। तो यहाँ पे देखो मैंने एक इंटरफेस बनाया,
ठीक है, रूम फीचर नाम का। डेकोरेटर्स क्या थे, बेसिकली फीचर थे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक इंटरफेस बनाया, ठीक है, और सिर्फ एक फंक्शन दिया, गेट डिस्क्रिप्शन। अब देखो, जो बेसिक रूम होगा जिसमें सिर्फ टेबल कुर्सी होगी, वो भी इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा, और उनका जो गेट डिस्क्रिप्शन फंक्शन होगा वो सिंपली रूम का नाम बता देगा विद टेबल एंड चेयर। सिमिलरली एक डेकोरेटर है, अच्छा हाँ, अब देखो, टीवी डेकोरेटर एक होता है, एक वाइट बोर्ड डेकोरेटर होता है। मेरा जब आप वीडियो देखोगे यूट्यूब का, तो उसमें मैंने ना ये जो एक्स्ट्रा डेकोरेटर हैं उन सब के लिए एक इंटरफेस बनाया था जो उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, बट यहाँ पे मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इंटरफेस और जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना, यूसेज में वो आपको ऐसा लगेगा कि इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, बट एक्चुअल में दोनों में डिफरेंस होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में क्या डिफरेंस होता है वो आप किसी और वीडियो में देख लेना, ना समझ में आया तो कमेंट में डालना, मैं बता दूंगा। बट इनका जो यूसेज होता है ना, ऑलमोस्ट इंटरचेंजेबल होता है, ठीक है। तो उस यूट्यूब वीडियो में मैंने बताया था कि जितने भी डेकोरेटर होते हैं वो सारे कॉमन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू बता रहा हूँ कि यहाँ पे कॉमन इंटरफेस नहीं बनाया है, कॉमन एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी है, ठीक है। रूम डेकोरेटर नाम की एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी है जो इस इम्प्लीमेंट करती है रूम फीचर नाम के इंटरफेस को। रूम फीचर में क्या आता है, रूम फीचर में सिर्फ एक गेट डिस्क्रिप्शन फंक्शन था, तो उस गेट डिस्क्रिप्शन फंक्शन को आपको इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर देना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पे दिया भी हुआ है, ठीक है। और ये जो गेट डिस्क्रिप्शन फंक्शन है उसमें जो भी डेकोरेटर यूज़ किया गया ना उसका डिस्क्रिप्शन चला जाएगा। तो डेकोरेटर अगर टीवी डेकोरेटर है तो टीवी डेकोरेटर का डिस्क्रिप्शन फंक्शन कॉल होगा, अगर वो एसी डेकोरेटर है तो एसी डेकोरेटर का गेट डिस्क्रिप्शन फंक्शन कॉल होगा। तो इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मैंने क्या किया है, रूम फीचर का एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। अच्छा, अगर मतलब ऊप्स में ये कॉन्सेप्ट है ना कि 10 क्लासेज हैं, 10 किसी कॉमन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही हैं, तो उन 10 क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस उस इंटरफेस के ऑब्जेक्ट के थ्रू दिया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए ये जो डेकोरेटर रूम है ये रूम फीचर इंटरफेस का ऑब्जेक्ट है। बस आप नीचे देखोगे कि उसको बहुत सारी क्लासेस इंप्लीमेंट कर रही हैं, इसलिए उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रूम फीचर नाम के इंटरफेस के ऑब्जेक्ट के थ्रू दिया जा सकता है, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई। अब पहला आता है टीवी डेकोरेटर, इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को ये इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। ये उसका कंस्ट्रक्टर है, उस कंस्ट्रक्टर में फीचर आ रहा है, मतलब ये जो ऊपर इंटरफेस था फीचर, ठीक है भाई। बेसिकली क्या होगा कि टीवी हो गया, वाइट बोर्ड हो गया, एसी हो गया, ये सारे फीचर है, ठीक है। तो पहले मान लो सबसे पहले आपने टीवी से ऑलरेडी डेकोरेट हो चुका है ऑब्जेक्ट, है ना। अब आपको एसी से डेकोरेट कराना है, ठीक है। तो एसी वाली जो क्लास होगी उसका जो कंस्ट्रक्टर होगा उसमें जो ऑब्जेक्ट आएगा उसमें ऑलरेडी टीवी डेकोरेट हो चुका है, तो इसलिए, और ये एसी टीवी दोनों फीचर हैं, फीचर नाम के इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं रूम फीचर नाम के, इसलिए कंस्ट्रक्टर में एक रूम फीचर का ऑब्जेक्ट मैं ले रहा हूँ। उसमें जो डेकोरेटर रूम होगा ना, वो रूम ऐसा हो सकता है कि अभी वो ऑलरेडी एसी से डेकोरेट है, या अभी ऑलरेडी वो वाइट बोर्ड से डेकोरेटेड है, या दोनों से डेकोरेटेड है, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ मेरा जो डेकोरेटर पैटर्न का वीडियो वो ज़रूर देखना, वरना यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो टीवी डेकोरेटर नाम की क्लास बनाई, उसमें ये उसका कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर में आपको ऑलरेडी एडिड फीचर आया है यहाँ पे, ठीक है। सुपर कीवर्ड होता है, वो क्या करता है, जो पेरेंट क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर में पास करता है इस पैरामीटर को। पेरेंट क्लास क्या है, रूम डेकोरेटर, उसमें जाएगा डेकोरेटेड रूम, रूम डेकोरेटर ये रही एब्स्ट्रैक्ट क्लास, उसके कंस्ट्रक्टर में चला जाएगा डेकोरेटेड रूम। डेकोरेटेड रूम क्या था, वो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है ऑप्शनल पैरामीटर का, ठीक है। टीवी एसी के साथ, एसी वाइट बोर्ड के साथ, वाइट बोर्ड फ्रिज के साथ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट जाएगा और डेकोरेटेड रूम में चला जाएगा, ठीक है, असाइन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद गेट डिस्क्रिप्शन फंक्शन है, वो सिर्फ इतना बता देगा कि जो सुपर क्लास थी उसका गेट डिस्क्रिप्शन फंक्शन प्लस टीवी स्क्रीन। तो अब देखो, अगर सिर्फ बेस क्लास आई थी तो यहाँ पे सुपर डॉट गेट डिस्क्रिप्शन करेंगे तो बेस क्लास बोलेगी कि रूम असाइंड विद टेबल चेयर प्लस टीवी स्क्रीन। सपोज करो कि वाइट बोर्ड पहले से लग के आया था, तो उसमें होता, जब गेट डिस्क्रिप्शन फंक्शन कॉल करते तो आपका लिखता कि रूम डेकोरेटेड, रूम असाइंड विद टीवी प्लस चेयर प्लस वाइट बोर्ड प्लस टीवी स्क्रीन,
ठीक है, तो ये पहला डेकोरेटर था, उसी समय से वाइट बोर्ड का डेकोरेटर है, उसमें भी सेम चीज़ है, कंस्ट्रक्टर वाइट बोर्ड डेकोरेटर का डाला है, जिसमें अगेन रूम फीचर नाम का ऑब्जेक्ट आ रहा है। रूम फीचर नाम का ऑब्जेक्ट में कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, ऑलरेडी वो टीवी से डेकोरेटेड आ सकता है या फिर एसी से डेकोरेटेड आ सकता है, जो भी ऑब्जेक्ट आएगा इसकी सुपर क्लास यानी कि रूम डेकोरेटर क्लास पे वो पैरामीटर चला जाएगा। ठीक है, और फिर जो गेट डिस्क्रिप्शन फंक्शन है वाइट बोर्ड डेकोरेटर का, वो क्या करेगा, अपनी पेरेंट क्लास का गेट डिस्क्रिप्शन फंक्शन कॉल करेगा प्लस वाइट बोर्ड। ठीक है, सेम एसी डेकोरेटर में भी है प्लस एसी, ये भी एकदम सेम चीज़ कर रहा है। देखो लो लेवल डिज़ाइन का कोड ना बहुत बड़ा सा हो जाता है, लेकिन अगर आप देखोगे सारी चीज़ें तो कॉपी पेस्ट है। अब इन तीनों क्लास में केवल नाम ही चेंज हो रहे हैं क्लास के, बाकी सब तो सेम ही है ना। अब आते हैं बुकिंग सर्विस। बुकिंग सर्विस मैंने आपको बताया था ऊपर सबसे इनिशियली, वीडियो को पीछे जाके देखो तो मैंने उसमें बताया था बुकिंग सर्विस हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगी, लिस्ट ऑफ मीटिंग रूम्स होंगे। ठीक है, और जो भी पास्ट में बुकिंग हुई है वो सारी होंगी। ठीक है, एक ऐड रूम नाम का फंक्शन होगा जो सिंपली रूम ऐड करेगा। ठीक है, और भी रूम्स अवेलेबल हैं बहुत सारी मीटिंग के लिए, तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, इज रूम अवेलेबल फंक्शन क्या करेगा, आप पर्टिकुलर रूम पास करोगे, टाइम पास करोगे, वो चेक करके बताएगा कि इस टाइमिंग पे अवेलेबल है कि नहीं। तो उसको चेक करने का लॉजिक वीडियो को पॉज करना और देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लॉजिक में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बेसिकली लो लेवल डिज़ाइन में आपको फंक्शनैलिटी का प्लेसमेंट बताना होता है कि कहाँ पे कौन सा फंक्शन आप डालोगे। ठीक है, इस रूम अवेलेबल फंक्शन है, आप एक पर्टिकुलर रूम पास करोगे, जो ऑलरेडी बुकिंग्स हो चुकी हैं वहाँ से उठा के वो सिंपली चेक करेगा कि क्या ये रूम ऑलरेडी बुकड है कि नहीं है। ठीक है, एक बुक रूम फंक्शन होगा, उसमें आप क्या करोगे, देखो बुकिंग सर्विस है, ये बुक रूम फंक्शन है, इसमें पूरी पूरी बुकिंग एक भेजोगे आप। ठीक है, ये जो ऊपर इज रूम अवेलेबल फंक्शन है ना, वो फंक्शन सबसे पहले कॉल होगा उस रूम के लिए जिसके लिए आप बुकिंग करना चाह रहे हो। ठीक है, और स्टार्ट टाइम एंड टाइम जाएगा, और अगर उसने ट्रू रिटर्न किया इसका मतलब रूम अवेलेबल था, तो बुकिंग्स में वो ऐड हो जाएगा। बुकिंग डॉट ऐड मतलब ये वाला फंक्शन, ये जो बुकिंग क्लास थी, ये जो बुकिंग क्लास थी, उस बुकिंग क्लास में एक ऐड फंक्शन होगा, नीचे आप देखोगे वहाँ पे ही चला जाएगा। बुकिंग क्लास नहीं, बुकिंग लिस्ट थी ये, है ना, बुकिंग लिस्ट, उसमें ये नई बुकिंग आके ऐड हो गई। ठीक है, अब इसमें हम लोग फीचर्स ऐड करेंगे। ठीक है, ये जो बुकिंग क्लास थी ना, वो मैं बिल्डर पैटर्न वहाँ पे यूज़ किया था, तो यहाँ पे देखो बुकिंग क्लास का गेट फीचर फंक्शन कॉल करोगे तो सारे ऑप्शनल पैरामीटर आ जाएंगे जो आपको चाहिए। ठीक है, उस पर आप फॉर लूप लगाओगे और चेक करोगे कि अगर टीवी स्क्रीन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए तो डेकोरेट कर दोगे टीवी डेकोरेटर से, वाइट बोर्ड चाहिए तो डेकोरेट कर दोगे वाइट बोर्ड से, एसी चाहिए तो डेकोरेट कर दोगे एसी से। देखो ये वीडियो ना बिल्कुल आप नहीं समझ पाओगे अगर आपने डेकोरेटर पैटर्न, बिल्डर पैटर्न और डेकोरेटर पैटर्न और बिल्डर पैटर्न नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो जो 5 रिक्वायरमेंट है वो जरूर करके आना, स्ट्रेटजी पैटर्न, डेकोरेटर पैटर्न, बिल्डर पैटर्न एंड सिंगलटन एंड फैक्ट्री पैटर्न। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑब्जर्वर पैटर्न का यूज़ आया। ठीक है, जो लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट थी, मतलब जो बुकिंग क्लास ऊपर थी ना, जो बिल्डर पैटर्न को यूज़ करके बन रही थी, उसमें लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट हम लोग स्टोर करा रहे थे कि भाई ये बुकिंग हुई है, इस रूम के लिए हुई है, इतने पार्टिसिपेंट हैं, तो गेट पार्टिसिपेंट फंक्शन करके आपको लिस्ट आ जाएगी उन सारे पार्टिसिपेंट्स की। ठीक है, एक एक करके उन पर आप लूप चला रहे हो और उनका अपडेट फंक्शन कॉल कर दे रहे हो। ठीक है, वीडियो को पीछे जाना, बैक करके देखना, मैंने आपको बताया था कि अपडेट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं हम लोग जब भी ऐड पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, मतलब एक इंटरफेस इंप्लीमेंट करा रहे थे, उसमें अपडेट फंक्शन था, वही अपडेट फंक्शन कॉल होगा और सारे पार्टिसिपेंट को मैसेज चला जाएगा, योर मीटिंग इज बुक्ड फॉर दिस 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 रूम फ्रॉम दिस 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 स्टार्ट एंड एंड टाइम। ठीक है, एल्स अगर रूम अवेलेबल ही नहीं था तो आप सीधा बोल दोगे रन टाइम पे ही कि रूम इज़ नॉट अवेलेबल। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी ना कि एट दिस मोमेंट ओनली यूजर शुड बी एबल टू नो वेदर रूम इज़ अवेलेबल और नॉट। ठीक है, तो ये हो गया बुकिंग फंक्शन, बुकिंग रूम, बुक रूम फंक्शन। ठीक है, फिर नीचे आते हैं हम लोग गेट अवेलेबल रूम्स फंक्शन। तो इसमें आप कुछ नहीं करोगे, स्टार्ट टाइम दोगे, एंड टाइम दोगे, और ये बेसिकली फंक्शन वो सारी लिस्ट ऑफ रूम देगा जो अवेलेबल है इस स्टार्ट टाइम और एंड टाइम पे। तो कैसे पता लगाओगे, जितने भी रूम्स हैं, ठीक है, ये देखो मैं ऊपर आपको दिखाता हूँ, ये रूम्स है ना,
जो बुकिंग सर्विस क्लास थी उसके बाद लिस्ट थी सारे रूम्स की, तो उन सारे रूम पे लूप चलाया, सबके लिए चेक कॉल कर लिया, मतलब चेक किया कि रूम अवेलेबल है कि नहीं इस स्टार्ट और एंड टाइम पे, ठीक है। अगर अवेलेबल है तो इस लिस्ट में ऐड कर दिया अवेलेबल में, आखिरी में वही लिस्ट रिटर्न करा दी। अब आते हैं क्लाइंट कोड पे। तो यहाँ से मैं आपको पूरा एक वॉक थ्रू दूंगा तो आपको सिस्टम समझ में आएगा कि सिस्टम काम कैसे कर रहा है, और इसी क्लास से आपको ये भी समझ में आएगा कि कैसे डेकोरेटर काम कर रहे हैं, कैसे बिल्डर काम कर रहे हैं। तो देखो यार, सबसे पहले आए हम लोगों ने बुकिंग सर्विस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। ये है बुकिंग सर्विस क्लास, ठीक है। ये है बुकिंग। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ी सी भूल गया, बुकिंग सर्विस जो क्लास होगी ना, ये बुकिंग सर्विस, इसको मैंने सिंगलटन बनाया था ऊपर, ठीक है। तो इसको सिंगलटन बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि कुछ नहीं करते हम लोग। मेरा अगर आप वीडियो देखोगे सिंगलटन का तो आपको पता लग जाएगा कि हम लोग उसी क्लास के टाइप का एक डेटा मेंबर बना देते हैं, ठीक है। उसका नाम रख देते हैं इंस्टेंस, और एक गेट इंस्टेंस नाम का फंक्शन बना देते हैं। मेरा वो वीडियो देखना तो उसको आपको पता लग जाएगा कि कैसे हम किसी क्लास को सिंगलटन बनाते हैं। और इस फंक्शन के अंदर हम लोग सिंपली चेक करते हैं, सिंटैक्स पे ज़्यादा ध्यान मत देना कि इंस्टेंस नल है कि नहीं। नल है इसका मतलब आज से पहले ज़िंदगी में कभी बना नहीं है, तो उस केस में हम लोग इंस्टेंस इक्वल टू एक्चुअल ऑब्जेक्ट बना देते हैं, अदरवाइज रिटर्न इंस्टेंस कर देते हैं पहले से अगर बना हुआ है, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा लगाना भूल गया, या मेरा वीडियो देखना आपको पता लग जाएगा कि कैसे किसी क्लास को सिंगलटन बनाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, बुकिंग सर्विस एक क्लास बनाई। जब वो बुकिंग सर्विस क्लास बनी, ये बुकिंग सर्विस क्लास बनी तो उसका ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ठीक है। कहाँ गया कंस्ट्रक्टर इसका, बुकिंग सर्विस क्लास, ठीक है, इसमें कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। हाँ ठीक है, चलो बुकिंग सर्विस क्लास इनिशियली बनी, आप रन टाइम पे इस पर ऐड करोगे कौन कौन से रूम अवेलेबल कराने हैं मीटिंग के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर नहीं दिया है, ऐसा जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, वो कॉल होगा जो कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो बुकिंग सर्विस क्लास बनी, उसके बाद एक आपने दो मीटिंग रूम बनाए, ठीक है। तो ये मीटिंग रूम क्लास का ऑब्जेक्ट बना, आईडी रूम की गई और रूम का नाम गया। मीटिंग रूम क्लास बहुत सिंपल थी, दो ही पैरामीटर थे, आईडी रूम, और कुछ नहीं कर रही थी क्लास। अब देखो, ये जो बुकिंग सर्विस क्लास बनाई थी उनका ऐड रूम फंक्शन कॉल किया और उसमें रूम के ऑब्जेक्ट दे दिए। तो जो ऐड रूम फंक्शन है बुकिंग सर्विस क्लास में, ऐड रूम फंक्शन, उसमें रूम का ऑब्जेक्ट गया और सिंपली इस लिस्ट में जाके रूम ऐड हो गया, ठीक है। दोनों रूम ऐड हो गए। अब देखो, जो स्टार्ट टाइम और एंड टाइम है वो आपने यहाँ पे लिया, ठीक है। इनबिल्ट जो भी डेट लाइब्रेरी होती है जावा की, उसको यूज़ करके अब 3 पार्टिसिपेंट बनाए जिनके लिए रूम बुक करना है। तो पहला पार्टिसिपेंट हमने एलिस बनाया, नाम भेजा, और एलिस का खुद का जो नोटिफिकेशन भिजवाने का स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी यहाँ पे पास की, है ना। हमने ऊपर, मैंने आपको वीडियो में पहले क्या बताया था कि पार्टिसिपेंट जब क्लास थी उसके अंदर हम लोग उसकी स्ट्रेटजी नहीं डिफाइन कर रहे थे, क्योंकि कल को एलिस बोल दे कि चलो यार अब मेरा ईमेल सही से चल नहीं रहा है, मुझे स्लैक पे भिजवाओ या मुझे एसएमएस में भिजवाओ, तो उस क्लास के अंदर जाके आपको चेंज करना पड़ता। इसलिए हम रन टाइम पे क्लाइंट कोड के अंदर से पास कर रहे हैं स्ट्रेटजी। एलिस की ईमेल से भिजवाना है, बॉब की एसएमएस से भिजवाना है, चार्ली की पुश से भिजवाना है, ठीक है। तो कल को एलिस ने बोला कि अब यार मेरा तरीका चेंज हो गया है, मुझे एसएमएस से चाहिए, तो हम क्लाइंट कोड पे यहाँ पे चेंज करेंगे। तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट कोड पे चेंज करना अलाउड रहता है, एग्जिस्टिंग क्लासेस पे चेंज करना अलाउड नहीं रहता है। या कल को मान लो, चलो अभी हमारे सिस्टम में ईमेल एसएमएस पुश है, कल को नई रिक्वायरमेंट आ गई स्लैक से भिजवाना है, लेकिन स्लैक से भिजवाने की तो कोई क्लास हमने ऊपर डिफाइन की ही नहीं थी, तो हम एक नई क्लास बना देंगे। सॉलिड प्रिंसिपल ये कहते हैं कि नया कोड आप ऐड कर सकते हो, एग्जिस्टिंग कोड पे चेंज मत करना ओपन क्लोज प्रिंसिपल के तहत। तो हमने नई एक क्लास बना देंगे स्लैक से भिजवाने की, और जो भी स्लैक से भिजवाने की फंक्शनलिटी है वो उसके सेंड नोटिफिकेशन फंक्शन में डाल देंगे, और क्लाइंट कोड से हम लोग कोई नया यूज़र आएगा तो उसका पार्टिसिपेंट, मतलब उसको नए यूज़र को ऐड करते टाइम यहाँ पे वो न्यू स्लैक नोटिफिकेशन वाली क्लास पास कर देंगे, ठीक है। अब देखो बिल्डर पैटर्न कैसे खेल करता है अपना।
यहाँ पे हम लोग ने देखा था कि जो बुकिंग बनती है उसमें बहुत सारे ऑप्शनल पैरामीटर होते हैं। मतलब रन टाइम में हम उसमें पार्टिसिपेंट ऐड करना चाहते हैं, रन टाइम पे डिसाइड करना चाहते हैं कि टीवी देना है कि नहीं, वाइट बोर्ड देना है कि नहीं, फ्रिज देना है कि नहीं, एसी देना है कि नहीं। तो हमने देखो न्यू बुकिंग, मतलब हम चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, हम चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे और यहाँ पे पैरामीटर पास कर सकते थे कि अगर टीवी चाहिए तो टीवी, एसी चाहिए तो एसी। लेकिन उसमें क्या करना होता कि मान लो टीवी एसी का कॉम्बिनेशन चाहिए तो बुकिंग क्लास के अंदर एक टीवी एसी को लेके कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता, ऐसे एसी फ्रिज का चाहिए तो एसी फ्रिज को लेके कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता। तो यहाँ तो सिर्फ 3 ही ऑप्शनल पैरामीटर है, असली में तो 100 ऑप्शनल पैरामीटर आ सकते हैं। तो क्या आप 100 के कितने कॉम्बिनेशन हो जाते, 100 फैक्टोरियल, तो उतने कंस्ट्रक्टर बनाते तो कंस्ट्रक्टर हेल बन जाता। इसलिए हमने बिल्डर क्लास बनाई थी। तो हम लोग इस तरह से ना कॉल करके जो नेस्टेड क्लास थी बिल्डर वो कॉल की, ठीक है, और उसके कंस्ट्रक्टर में सिर्फ वो चीज़ें डाली जो बेसिक थी, जो कि हर ऑब्जेक्ट में होंगी। तो कोई भी बुकिंग बनेगी तो उसमें स्टार्ट एंड टाइम तो होगा और जिस रूम के लिए बुक होना है वो रूम तो होगा ही। अब उसमें रन टाइम में ऑप्शनल पैरामीटर डाल रहे हैं। तो जब ऐड पार्टिसिपेंट फंक्शन कॉल किया एलिस, तो उसने एलिस को ऐड किया। फिर ऑन टॉप ऑफ इट आपको पता लगा बॉब को भी ऐड करना है तो बॉब को ऐड किया। ऑन टॉप ऑफ फिर से आपको कोई ऐड करना है तो आपने चार्ली को ऐड किया, ठीक है, तो चार्ली ऐड हो गया। उसके बाद आपको किसी ने बोला कि यार बहुत सारे ऑनलाइन भी ज्वाइन करेंगे तो आपने टीवी भी ऐड कर दिया, ठीक है। मान लो आपको पता लगा कि एक और कोई इंसान है जॉन, जो कि फिजिकली अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन है, तो आपने जॉन को यहाँ पे ऐड नहीं किया, उसके लिए ऑनलाइन था। अब ऑनलाइन अगर सबको पता करवाना है तो उसको टीवी एसी आपके रूम में होना चाहिए, एसी तो नहीं, टीवी तो होना ही चाहिए। तो आपने डॉट रिक्वायर टीवी फंक्शन कॉल किया। अब ये जो फंक्शन होगा वो क्या करेगा ना, ये जो बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा था उसके अंदर टीवी इक्वल टू ट्रू कर देगा और फर्दर सेम ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके, भाई ये यहाँ तक एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था, उसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करके रिक्वायर टीवी फंक्शन कॉल किया। रिक्वायर टीवी क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर इज टीवी रिक्वायर करके एक मेंबर होगा, उसको ट्रू करेगा और वही ऑब्जेक्ट दोबारा रिटर्न कर देगा। तो यानी कि ये भी एक ऑब्जेक्ट ही है। अब फिर से आपको एसी भी चाहिए तो आपने इसी ऑब्जेक्ट से डॉट रिक्वायर एसी फंक्शन कॉल किया, रिक्वायर एसी। फिर से वो क्या करेगा, ये जितना भी ऑब्जेक्ट आपके पास आया था इसके अंदर इस एसी रिक्वायर्ड करके एक डेटा मेंबर होगा, उसको ट्रू कर देगा और यही ऑब्जेक्ट दोबारा रिटर्न कर देगा, ठीक है। फाइनली आपके पास एक ऑब्जेक्ट ही होगा बिल्डर क्लास का, जिसके अंदर जो भी पैरामीटर आपको चाहिए वो ट्रू होंगे, जो नहीं चाहिए वो फॉल्स होंगे। इनको लेके बिल्ड फंक्शन कॉल करेगा। अब बिल्ड फंक्शन क्या करेगा, ये जो बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट था उसको लेके एक्चुअल बुकिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे आपको एक्चुअल बुकिंग क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा। मेरा बिल्डर डिजाइन पैटर्न का वीडियो जरूर देखना, वरना ये सब नहीं समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो एक्चुअल बुकिंग क्लास आपको मिल गई। अब बुकिंग सर्विस क्लास का बुक रूम फंक्शन कॉल करिए और ये जो भी बुकिंग थी उसको ऐड करी, यहाँ पे पास कर दी ये बुकिंग, ठीक है। तो बुक रूम फंक्शन जब कॉल होगा, ये बुक रूम फंक्शन है, ठीक है, इसमें बुकिंग क्लास का ऑब्जेक्ट आया। सबसे पहले चेक किया कि जिस रूम के लिए बुकिंग करना चाह रहे हो वो रूम अवेलेबल है कि नहीं। अगर है तो ये जो बुकिंग्स की लिस्ट थी ऊपर उसमें ऐड कर दिया उस बुकिंग को, ठीक है। हिस्ट्री भी बेसिकली यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या किया, हाँ, बुकिंग क्लास का जो ऑब्जेक्ट आया था उसमें बहुत सारे जो भी ऑप्शनल पैरामीटर थे, एसी, टीवी वगैरह, वो ट्रू या फॉल्स थे। अब यहाँ पे आप डेकोरेटर्स यूज़ कर रहे हो तो आपने क्या किया, सारे फीचर मांगे जो भी उसमें ऑप्शनल फीचर थे, ठीक है। बिल्डर क्लास ने बेसिकली वो ऑप्शनल फीचर्स ऐड किए थे, टीवी, एसी वगैरह। लूप चलाया, एक एक करके चेक किया टीवी स्क्रीन है क्या, अगर चाहिए तो टीवी के डेकोरेटर से डेकोरेट कर दिया ऑब्जेक्ट को। सबसे पहले आपने एक बेसिक रूम बनाया और जो बिल्डर पैटर्न था, बेसिकली जो बुकिंग ऑब्जेक्ट आया था जो कि एक बिल्डर ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट का गेट फीचर फंक्शन कॉल किया तो आपको एक्स्ट्रा फीचर्स आ गए। तो जो आपने बेसिक रूम बनाया था उसको डेकोरेट कर दिया इन एक्स्ट्रा फीचर से। जैसे उन एक्स्ट्रा फीचर में टीवी स्क्रीन थी तो टीवी डेकोरेटर यूज़ कर लिया, वाइट बोर्ड था तो वाइट बोर्ड डेकोरेटर यूज़ कर लिया, एसी था तो एसी डेकोरेटर यूज़ कर लिया। तो डेकोरेटर पैटर्न का भी वीडियो देख के आना, वरना ये चीज़ भी आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आपकी बुकिंग का बिल्डर बना था, बुक रूम फंक्शन कॉल किए तो इसके अंदर से डेकोरेटर कॉल हुए और एक्चुअल आपको बुकिंग मिल गई डेकोरेटर के साथ। उसके बाद एक अवेलेबल रूम के लिए आपने क्या किया कि
बुकिंग सर्विस जो थी उसका गेट अवेलेबल रूम्स फंक्शन कॉल किया स्टार्ट और एंड टाइम से। ये फंक्शन सिर्फ इतना बताएगा कि यूज़र ने बोला यार 12 से 1 मुझे मीटिंग बुक करनी है, मुझे लिस्ट दिखाओ कितने रूम अवेलेबल है। तो बुकिंग सर्विस का गेट अवेलेबल रूम्स फंक्शन कॉल किया, उसमें स्टार्ट और एंड टाइम दिया। तो ये आपको एक लिस्ट देगा रूम्स की, वो सारे रूम अपने यहाँ पे लिए, लूप चलाया और सबका गेट नेम फंक्शन कॉल करके बता दिया कि ये रूम अवेलेबल है। तो देखो बुकिंग सर्विस का गेट अवेलेबल रूम फंक्शन यहाँ पे है, उसमें स्टार्ट टाइम जाता है, एंड टाइम जाता है, ठीक है। और ये जो ऊपर लिस्ट थी रूम्स की, उस लिस्ट पे लूप चलता है ना। बेसिकली ये रूम पे आपने यहाँ पे ऐड किए थे ना रूम, सब पे लूप चलेगा और उन सारे पे इस रूम अवेलेबल फंक्शन कॉल होगा इस स्टार्ट और एंड टाइम के बीच में। अगर ट्रू भेजा तो अवेलेबल में ऐड कर दो और रिटर्न करा दो। तो यही था हमारा मीटिंग शेड्यूलर। तो कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा, और फिर से मैं एडवाइस देता हूँ कि फर्स्ट टाइम में पक्का नहीं समझ में आएगा आपको अगर आपने ये 5 स्ट्रेटजी पैटर्न के वीडियो मेरे नहीं दिखे हैं, मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। स्ट्रैटेजी, सिंगलटन, फैक्ट्री, ऑब्जर्वर, डेकोरेटर, बिल्डर। स्ट्रैटेजी, फैक्ट्री, ऑब्जर्वर, बिल्डर, डेकोरेटर, ज़रूर देखना है सारे वीडियोस। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अलविदा दोस्तों।